सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जुड़ जाइए आप लोग और सभी बच्चों को शेयर भी कर दीजिए। शेयर कर दिए? आप लोग तैयार हैं? स्टार्ट किया जाए? चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनिए, आज हम लोग बिलियन चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, वांट ऑफ गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है बाबू, सुनो, ये सारे एग्जाम में बिलियन चैप्टर के इस टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए, इसको पढ़ने के लिए चारों असंख्य गुणधर्म कवर होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग पढ़ भी चुके हैं ना। जितना भी असंख्य गुणधर्म पढ़े हैं, आज उसी में एक नया कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करेंगे, एकदम ध्यान से सीखेगा। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़े क्या थे। पहला क्या पढ़े थे आप लोग? वासुदाब का सापेक्षिक अवनमन, अर्थात डेल्टा पी बटा पी नॉट बराबर क्या था? एक्स विलय, यानी मोल प्रभाव किसका? तो विलय का, यही ना। और जिसका हम लोग मोल प्रभाव निकालते थे उसका मोल कहाँ रखते थे? ऊपर, और कुल मोल कहाँ रखते थे? नीचे, ये ना। चलिए अगला हम लोग असंख्य गुणधर्म पढ़े हुए थे, क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या हुआ करता है? केबी इंटू एम। अब देखो एम क्या है बाबू? मोललता किसका? तो विलय का। मोललता के बारे में क्या पढ़े हैं आप सब? विलय का मोल बटा केजी में विलय का द्रव्यमान, ये केबी तो दे सकते हैं इसे। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हम लोग असंख्य गुणधर्म पढ़े हुए थे, इसको बोलते थे हम लोग क्या? हिमांक का अवनमन ना। यहाँ क्या था? के एफ इंटू एम, और के एफ ज्यों का त्यों रहने दिए, मोललता के बदले क्या लिखे? विलय का मोल, और केजी में विलय का द्रव्यमान। और लास्ट हम लोग असंख्य गुणधर्म पढ़े हुए थे, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको सूचित करते थे पाई से, और पाई बराबर क्या होता है? तो सीआरटी, जहां सी क्या था? विलय का मोलरता, ये ना। और आर तो कोई कांस्टेंट था, और टी क्या था? टेम्परेचर केल्विन में। अब देखो सी को यानी मोलरता को हम लोग लिखते हैं क्या? विलय का मोल बटे क्या? लीटर में बिलियन का आयतन, और आर टी को ज्यों का त्यों रहने दिए। एक बात बताना, जितना भी असंख्य गुणधर्म पढ़े हम लोग, उसमें क्या आया? विलय का मोल। देखिए ना, विलय का मोल यहां भी और यहां भी ना। इसका मतलब है असंख्य गुणधर्म जो है विलय के मोल की संख्या पर निर्भर कर रहा है। असंख्य गुणधर्म के बारे में क्या बताए थे? विलयन का वैसा गुणधर्म जो केवल विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कण बोले तो मोल, ठीक है, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसके बनावट या प्रकृति पर निर्भर करता है। वो क्या कहलाता है? असंख्य गुणधर्म। तो एक बात बताओ, यहां जो आपने चारों असंख्य गुणधर्म देखा, वह सब में मोल आ रहा था ना। यानी हम लोग कहेंगे क्या? जैसे जैसे विलय का मोल बढ़ेगा, वैसे वैसे असंख्य गुणधर्म में भी वृद्धि होगी, और जैसे जैसे विलय का मोल घटेगा, वैसे वैसे असंख्य गुणधर्म में क्या आएगा? कमी आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोग जितना भी असंख्य गुणधर्म पर आधारित सवाल किए, उसमें हम लोग यही देखे थे, कहीं ना कहीं विलय जो था या तो यूरिया था, या तो ग्लूकोज था, या तो चीनी था, यही ना। इसका अर्थ यही हुआ बाबू, अगर हम लोग यूरिया का 1 मोल लेते हैं तो यह बिलियन में भी 1 ही मोल दिखता है। अगर इसका हम लोग 2 मोल लेंगे तो बिलियन में भी कितना मोल दिखेगा? 2 मोल ही दिखेगा। ठीक है, या ग्लूकोज का हम लोग 3 मोल अगर लेते हैं तो यह बिलियन में भी 3 ही मोल में दिखता है। ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ, अगर यह आयन में टूट जाता तो मोल की संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता, यही ना। अगर मोल की संख्या बढ़ता, आप ही बताओ, जितना भी असंख्य गुणधर्म है सब क्या है? मोल की संख्या पर निर्भर कर रहा है। मोल बढ़ेगा तो प्रासरण दाब या कोई भी असंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाएगा, और मोल घटेगा तो कोई भी असंख्य गुणधर्म क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही ना आपको बताया गया।
देखिए इसमें इस तरह का कोई बात नहीं होता है, ठीक है, यानी जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आपका सही होगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसा विलय पदार्थ होता जिसको पानी में डुबाते और आयन में टूट जाता, आयन में टूटता तो पक्का है क्या मोल क्या होगा, बढ़ेगा ही ना। जैसे हम कहें, ध्यान से देखिए, NaCl को पानी में डुबाया गया तो ये टूटता है Na+ में और Cl- में ना। टूटना मतलब क्या रे बाबू, वियोजन होना, यह ना, इसका क्या हो रहा है, वियोजन। और वियोजन जो हो रहा है मान लो ये 100% हो रहा है, पूरा का पूरा टूट रहा है। तो आपने क्या देखा, इसका जब 1 मोल है तो यहाँ कितना मोल मिल गया, 2 मोल, यानी यह जो है NaCl का हम लोग लिए हुए थे 1 मोल, तो यहाँ से मिला हमको Na+ का 1 मोल और Cl- का भी 1 मोल, टोटल मिला कितना, 2 मोल, यही ना। अगर मान लो कि यहाँ से Na+ के 1 मोल के लिए हम लोग प्रासरण दाब निकाले, मान लें प्रासरण दाब जो निकाले वह 3 atm हो गया, ठीक है। क्या बताओ, यहाँ जो जब 2 मोल है तो इसका भी प्रासरण दाब 3 ही होगा क्या, नहीं होगा बाबू। क्यों, 1 मोल के लिए 3 atm है तो 2 मोल के लिए क्या 3 atm होगा, नहीं होगा। यहाँ कितना होने वाला है, 6 atm, यही ना। इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताओ, ये दोनों आपस में बराबर हुआ, नहीं हुआ। ऐसे ही अगर मान लो दूसरा एग्जांपल लेते, मैग्नीशियम क्लोराइड को जल में डुबाते हैं तो क्या होगा बाबू, इसका वियोजन होगा। मान लो वियोजन जो है 100% हो रहा है तो ये क्या देगा रे बाबू, Mg+2 आयन प्लस क्या 2 Cl-, ये ना। एक बात बताओ, यहाँ कितना मोल, तो 1 मोल, इसके आगे में कितना, 1 ही ना। यहाँ टोटल कितना, 1 मोल यहाँ और 2 मोल यहाँ, टोटल कितना मोल मिल जाएगा, 3 मोल। एक और बात बताओ, अगर मान लो यहाँ का प्रासरण दाब हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ भी आ गया 3 atm, कितना आ गया atm, 3 atm, तो क्या बताओ यहाँ भी 3 ही atm आएगा, नहीं आएगा बाबू। क्यों, यहाँ क्या हो रहा है, पहले मोल 1 था, अब कितना मोल हो गया, 3 मोल। जैसे मोल में परिवर्तन होगा तो असंख्य गुणधर्म में भी परिवर्तन होगा। रही बात यहाँ मोल बढ़ रहा है तो असंख्य गुणधर्म में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। हम लोग बात कर रहे हैं प्रासरण दाब का, तो प्रासरण दाब कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 × 3 atm, तो टोटल हो जाएगा कितना atm, तो 9 atm, ठीक है। समझ में आया बात को। अगर इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसा होता जो वियोजन ना होकर हाँ वो संयोजन हो जाता, ठीक है। जैसे 2 मोल रखे पानी में, ठीक है, तो वो बन गया 1 मोल, तो क्या होता, मोल घटता तो प्रासरण दाब भी क्या हो जाता, घट जाता, या असंख्य गुणधर्म क्या हो जाता, घट जाता। तो एक बात बताओ, ये दोनों जो है ये है प्रायोगिक वाला, ठीक है, और ये हम लोग जो कैलकुलेट किए, क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। यहाँ भी ये है प्रयोग वाला, ये हम लोग जो कैलकुलेट किए, क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए ही हम लोग वन टॉप गुणांक पढ़ेंगे, ठीक है। एकदम ध्यान से सीखेगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे वन टॉप गुणांक क्या होता है, ठीक है, एकदम ध्यान से सीखेगा। देखिए सन 1886 ईस्वी में डच के वैज्ञानिक वन टॉप ने विलयन में विलय के संयोजन या वियोजन से संबंधित, ठीक है, एक गुणांक का समावेश किया था जिसे वन टॉप गुणांक कहा। इसको जो है ना आई से सूचित किया जाता है, किससे, तो आई से सूचित किया जाता है। और इसने क्या कहा, जो हम लोग का सामान्य मोलर द्रव्यमान होता है, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है, और जो प्रेक्षण करने के बाद आता है मोलर द्रव्यमान, दोनों के अनुपात को वन टॉप गुणांक कहा जाता है, ठीक है। वही लिखे हैं, थोड़ा देखिए तो लिखे हैं, सन 1886 ईस्वी में डच वैज्ञानिक वन टॉप ने विलयन में विलय के वियोजन या संयोजन को व्यक्त करने के लिए एक गुणांक का समावेश किया जिसे वन टॉप गुणांक कहा गया, ठीक है। इसके अनुसार क्या बोला गया, देखिए, विलय का सामान्य मोलर द्रव्यमान और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान
के अनुपात को 1/2 गुणांक कहा जाता है। इसको किससे सिद्ध करते हैं बाबू? आई से। ठीक है, अब अनुपात है तो बटे के रूप में होगा। कौन सा मोलर द्रव्यमान ऊपर होगा? सामान्य मोलर द्रव्यमान, और नीचे में क्या होगा? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, जो प्रयोग से आया है वही लिखे हैं। आई बराबर विलय का सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे क्या? विलय का प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। क्लियर है? अब आप ही बताओ, अगर हम लोग इसका रिलेशन असंख्य गुणधर्म से जोड़े तो आपको पढ़ाया गया है असंख्य गुणधर्म जो है मोलर द्रव्यमान का उल्टा होता है। क्या कोई दिक्कत? अब आप ही बताओ, नीचे मोलर द्रव्यमान है, ऊपर असंख्य गुणधर्म है, दोनों में कैसा रिलेशन हो गया? उल्टा। अगर हम प्रेक्षित नीचे है लिख रहे हैं मोलर द्रव्यमान में, तो असंख्य गुणधर्म लिखेंगे तो प्रेक्षित वाला टर्म कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी प्रायोगिक असंख्य गुणधर्म कहाँ हो जाएगा? ऊपर। वही लिखे हैं असंख्य गुणधर्म का प्रेक्षित मान यानी प्रायोगिक मान, और नीचे में क्या? असंख्य गुणधर्म का सामान्य मान या सैद्धांतिक मान। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं संयोजन या वियोजन के बाद विलय का मोल बटे क्या? संयोजन या वियोजन के पहले विलय का मोल। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए अभी आपको क्या समझाए, NaCl को जब हम लोग पानी में घुलाते हैं तो ये Na+ और Cl- में टूटता है। अगर हम लोग इसका 1 मोल लेते हैं, यह किसमें कितने मोल में टूट जाता है? 2 मोल में ना। अच्छा, अगर हम लोग इसका अगर पाई निकालें, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कितना मोल है? कितना ATM आया? 3 ATM। ये कितना आया था? 6 ATM, ये ना। अगर हम लोग आई निकालने की बात करें तो बताओ ये क्या है? NaCl। इधर क्या हो गया? Na+ और Cl-। ये 2 मोल कब आया? जब वियोजित हो गया तब, यानी वियोजन के बाद कितना मोल? 2 मोल ना। वियोजन के पहले का मोल कितना? 1 मोल। ठीक है, और दोनों का अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? आई। समझ में आया? यानी जो वियोजन के बाद आएगा मोल उसको ऊपर रखेंगे, वियोजन के पहले वाले को नीचे रखेंगे। ठीक है, या इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। यहाँ कितना आया था प्रायोगिक मान? 6। असंख्य गुणधर्म से निकालो, प्रायोगिक मान 6 आया था, 6 ATM। अब बटे क्या? 3 ATM। अब भी कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, ये ना। तो इस तरह से हम लोग आई निकालते हैं। ठीक है, और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग सीखते हैं 1/2 गुणांक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखिएगा। देखिए हम लोग यहाँ 3 तरह के विलय पदार्थों के लिए बात करेंगे। पहला, वैसे विलय पदार्थ जिसको जल में डुबाएं वह क्या हो जाए? तो वियोजित हो जाए, और दूसरा संयोजित हो जाए, और तीसरा हम लोग बात करेंगे वैसे विलय पदार्थ जो ना तो संयोजित होता है और ना ही वियोजित होता है। ठीक है, देखिए संयोजन या वियोजन की मात्रा को बोलते हैं हम लोग, संयोजन की मात्रा को टूटने की मात्रा, टूटने की मात्रा को हम लोग मानते हैं क्या? अल्फा। या वियोजन की मात्रा क्या मानते हैं? अल्फा। या संयोजन होने की मात्रा को भी हम लोग क्या मानते हैं? अल्फा। ठीक है, तो पहला हम लोग सीखते हैं वियोजित होने वाले विलय के लिए। ठीक है, यानी जिसको जल में डुबाएं वह क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, देखिए मान लिया जाए अभी आपने क्या सीखा था? NaCl को पानी में डुबाए थे, ये टूटा था किस में रे बाबू? Na+ और Cl- में। कितना मोल में टूट रहा था ये? 1 2 मोल में। यहाँ कितना रखे थे? 1, ये ना। इसी तरह का हम लोग एक जनरल टर्म मान लेते हैं। देखिए तो क्या मान रहे हैं? मान लिए कोई यौगिक जो है An टाइप से है। किस टाइप से है? An टाइप से है। इसको जो है पानी में घुला दिया जाए और बना क्या? A+, कितनी बार? तो n बार। कितनी बार? तो n बार ना। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे n × A। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए इसका शुरुआती मोल ले लो 1 मोल, यानी ये वियोजन से पहले, वियोजन से पहले। ठीक है, और ये शुरुआत में क्या होगा बाबू? 0। ऐसा तो केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया गया है। अब यहां क्या होगा? खर्च। खर्च को बोलते हैं हम लोग अल्फा, तो यहां -अल्फा। यहां जो बनेगा यहां कितना है बाबू? n, तो n α+ में। समझ में आ रहा है? अब बताओ यहां बचेगा कितना? 1 - अल्फा। यहां कितना हो जाएगा? n α। ये वियोजन के बाद, वियोजन के
बाद, वियोजन के बाद, ये ना। तो आप बताओ वियोजन के पहले कितना मोल? 1 मोल। लिखते हैं वियोजन के पहले विलय का मोल कितना? 1। और वियोजन के बाद देखो तो वियोजन के बाद विलय का कुल मोल, थोड़ा सा देखिएगा, कुल मोल निकालिए तो बाबू कितना बचा है? ये बचा हुआ है, ये भी है, तो कुल मोल कितना हो जाएगा? 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा। समझ में आया? इसको क्या करते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, तो क्या होगा? 1 + एन अल्फा माइनस अल्फा, यही ना होगा। दोनों में देखिए क्या कॉमन है? अल्फा कॉमन है, तो क्या लिखेंगे? 1 + n-1 इंटू अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो तो आई का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। आई बराबर अभी आपने क्या पढ़ा? वियोजन के बाद विलय का मोल बटे क्या रे बाबू? वियोजन के पहले ना, वियोजन के पहले, ठीक है, विलय का मोल। तो क्या लिखेंगे बताइए? वियोजन से के बाद कितना है? 1 + n-1 इंटू अल्फा, और वियोजन से पहले कितना रे बाबू? 1, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब भाग देंगे तो वही हो जाएगा, यानी आई बराबर 1 + n-1 इंटू क्या हो गया? अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जहाँ अल्फा क्या हो गया रे बाबू? वियोजन की मात्रा, ठीक है, और n क्या हो गया? टूटे हुए मोलों की संख्या, ये ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? एग्जाम्पल करेंगे और समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल जो हम लोग ले रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघटय का, प्रबल विद्युत अपघटय का। प्रबल विद्युत अपघटय का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग पानी में घुलाएं, ठीक है, वो 100% आयनित हो जाए, यानी आयन में टूट जाए। और जो 100% आयनित होता है, यानी टूटने की मात्रा जो उसका 100% होता है, यानी अल्फा बराबर 100%, या इसी को लिखेंगे हम लोग क्या? 1, ठीक है। क्या लिखेंगे? 1। तो एग्जाम्पल देखिए तो पहला NaCl के लिए सबसे पहले तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? इसको पानी में दो, Na+ जोड़ क्या? Cl-। बताओ यहाँ कितना मोल बना? 1 मोल। यहाँ भी कितना मोल? 1 मोल। तो टोटल हो गया मोल की संख्या 2, यानी 2 मोल, ठीक है। और जब प्रबल विद्युत अपघटय है तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 या 100%। अब आई का वैल्यू निकालो। आई बराबर 1 + n का वैल्यू कौन सा? 2 - 1, और गुना अल्फा का वैल्यू भी कितना? 1, ये ना। अब गुना भाग करो, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 2 में 1 घटाओ, 1 गुना 1 कितना? 2। कोई दिक्कत? इसी तरह का हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अगर आपसे कहा जाए K2SO4 है, इसका वांट ऑफ गुणांक बताइए, वांट ऑफ गुणांक बताइए। कोई दिक्कत नहीं, इसको पानी में डुबाओ, तोड़ दो, तो ये टूटेगा K+ में, और SO4 -2 में टूटता है। यहाँ पोटेशियम है 2, तो 2 से गुना, ठीक है। अब बताओ n बराबर कितना रे बाबू? 2 1 3, इसके आगे में किन है? 2 + 1 बराबर हो गया 3, और अल्फा तो कितना होगा? 1 ही होगा। जो 100% टूट जाए उसका अल्फा कितना होता है? 1। तो आप आई निकालो, आई ये वैल्यू पुट कर दो, 1 + 3 - 1 इंटू कितना? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 - 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 + 2 मतलब 3। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत?
अगर आपको ये तोड़ने आता है तो आई निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। देखिए प्रश्न है क्या, K2CO3 इसका क्या ज्ञात करना है, तो वांट ऑफ गुणांक अर्थात आई। समझिएगा थोड़ा सा, इसके लिए आपने क्या किया, कोई भी प्रबल विद्युत अपघटय है उसको सबसे पहले आपने क्या किया, पानी में डुबाया, है ना, और उसको अपने आयनों में तोड़ दिया। तोड़ने के बाद पता किए कि आप विलय का मोल कितना है, और आप ये तो जान रहे हैं अल्फा वैल्यू कितना होता है, एक। जो भी आयन में टूटता है 100% उसके लिए अल्फा वैल्यू कितना होता है, एक, ये ना। अब इसके बाद आपने इस फॉर्मूले का यूज किया, आई बराबर क्या, 1 + n - 1 इंटू अल्फा ना। तो अब यहाँ n का वैल्यू पुट कर दिए और अल्फा का वैल्यू पुट कर दिए, तो आपने आई निकाला कितना, तो 2। अगर ध्यान से देखा जाए, देखे तो जितना आई निकला उतना ही n था, जितना आई था उतना ही क्या था, n था, यानी दोनों का मान क्या है, सेम है। इसी तरीके से यहां भी देखिए K2SO4 में जितना n है टूटे हुए मोलों की संख्या उतना ही क्या है, आई है। इसका मतलब जो भी प्रबल विद्युत अपघटय होगा उसके लिए आई बराबर क्या होगा, n, यानी वांट ऑफ फैक्टर उतना ही होगा जितने मोल में आयनित हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन देखिए इस तरह से जो बना रहे हैं इसमें ऑब्जेक्टिव सब आएगा बाबू। ठीक है, तो इतना इतना कितना हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, देखो आंसर मारो। ठीक है, देखिए आपको हम दूसरा तरीका देते हैं, सीखिए। कहीं अगर Na दिखे, समझना Na एक बोरे में पैक है, यहां से यहां 21 गो है। ठीक है, पोटेशियम दिखे तो 21 गो समझना, बी देखे तो 21 गो समझना, Ba भी दिखे तो 21 गो, और Al भी दिखे तो 21 बोरे में समझना पैक है। ठीक है, इसी तरह Cl, इसी तरह SO4 भी 21 बोरा में पैक है, याद रहेगा। और ऐसे ही CO3 भी एक ही बोरा में पैक है, और ये भी यहां से यहां तक 21 बोरा में पैक है। ठीक है, NH4 भी रहेगा, समझना 21 गो है, और NO3 रहे तब पर भी एक ही गो है। हाँ, ऐसा होता कि NO3 का होल 2 हो जाए तब तो 2 गो है, या SO4 का होल 2 है तब तो 2 गो है, या यहाँ लिखते हैं SO4 का होल 3 है तब 3 गो है ना। इसी का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए कितना जल्दी बनाते हैं। K कितना है बताओ, पोटेशियम कितना है, 2, और SO3 जो CO3 जो है, CO3 को हम लोग बोले 21 बोरे में पैक है, तो ये हो गया 2 और ये पूरा का पूरा 1, तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। यही हो जाएगा आई। समझ में आया। यहाँ देखो ये पूरा पूरा पोटेशियम क्या हुआ है, 4 गो, और ये देखो पूरा यहां से यहां तक 21 गो, यहां भी बताया आपको पूरा 21 बोरा में पैक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। समझ में आया। इसी तरह इसका बताओ कितना होगा, आई बराबर पोटेशियम है 3 और पूरा क्या गो, एक ही गो, तो 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। आया समझ में, बड़ा आसान है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां बताइए एल्युमिनियम ऐसा ऐसा क्या गो है, 2 गो, और SO4 कितनी बार, 3 बार, तो आई बराबर 2 + SO4 के लिए 3, तो टोटल हो गया 5। कोई दिक्कत। इसी तरह बताओ Ba तो एक ही को है, आई बराबर 1, और Cl कितना बार, 2 बार, तो 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह NH4 कितना, 1, और NO3 भी कितना है, एक ही है, NO3 बोल रहे हैं, तो आई बराबर कितना, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बताओ Na कितना है, 2, आई बराबर 2 + SO4 कितना है बाबू, एक ही है ना, होल 2 नहीं है, होल 3 नहीं है, सिर्फ क्या है SO4, तो एक ही वो है, तो ये बना देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ बताओ इसी तरह K कितना है, 2 गो, तो आई बराबर 2 + ये Cr2O7 समझना 21 गो है, तो क्या लिखेंगे, टोटल कितना हो गया, 3। समझ में आया। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अब हम लोग संयोजित होने वाले विलय पदार्थों के लिए वांट ऑफ गुणांक निकालने का तरीका सीखते हैं। चलिए देखिए, वहां क्या लिखे थे बाबू, वियोजन की मात्रा क्या माने थे, अल्फा, यहां क्या हो जाएगा, संयोजन, तो क्या होगा बताना। जैसे वहां माने थे An टाइप से कोई यौगिक है,
तो ये बनता था Na, है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा N और इस जगह हो जाएगा, यहाँ भी N हो जाएगा। समझ में आया। एक बात बताओ, इसी को या हम लोग लिख सकते हैं, इसको एक लाना है, इसका मतलब ये गुणक रूप में है तो वहाँ का कहाँ चल जाएगा, भाग के रूप में। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1/n an, कोई दिक्कत, दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग एक लाए, ठीक है। अब देखो तो यहाँ मान लो कितना मोल, तो 1 मोल, तो ये शुरुआत में क्या हो जाएगा 0, यानी संयोजन से पहले, संयोजन से पहले, ये ना, ठीक। अब खर्च कितना होगा बाबू, अल्फा, ये बनेगा कितना, अल्फा/n। अगर यहाँ n रहता तो n अल्फा लिखे थे ना, यहाँ कितना है 1/n, तो 1/n इंटू अल्फा कितना हो जाए, अल्फा/n, ये प्लस में, ये तो खर्च हो गया। और संयोजन के बाद क्या होगा बाबू बताओ, संयोजन के बाद क्या लिखेंगे, 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा/n, ये ना। एक बात बताना, हम लोग लिख सकते हैं संयोजन के बाद, संयोजन के बाद कुल मोल कितना बचेगा, कुल मोल क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, अब प्लस क्या हो जाएगा अल्फा/n, ये ना। इसको आगे पीछे कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इसी जगह लिखें, क्या लिखेंगे 1 प्लस अल्फा/n माइनस क्या अल्फा, दोनों में क्या कॉमन रहे बाबू, अल्फा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये क्या हुआ बाबू, संयोजन के बाद मोल ना। अब बताओ आई निकालना है, तो आई बराबर क्या लिखे थे, संयोजन या वियोजन के बाद विलय का मूल बटे क्या, संयोजन के पहले या वियोजन के पहले का मूल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, संयोजन के बाद, संयोजन के बाद विलय का मोल बटे क्या रे बाबू, संयोजन के पहले का मोल, ये ना, संयोजन के पहले विलय का मोल। क्या लिखेंगे बताइए, आई बराबर, ये तो संयोजन के बाद आया था, 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू क्या हो गया अल्फा, और संयोजन के पहले कितना था 1 से भाग दे दो, तो क्या फॉर्मूला आने वाला है, आई बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/n माइनस 1 इंटू अल्फा। ये समझ में आया, जस्ट उसका क्या है उल्टा, ये ना। वहाँ क्या लाए थे फॉर्मूला बाबू, आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये ना। यहाँ क्या है 1/n, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 2 मोल पानी में डुबाया जाता है तो यह संयोजित होकर 1 मोल बना लेता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू कितना, यह इसको तो n मानते हैं, n का वैल्यू कितना है बाबू 2, यहाँ से आपको मिल गया n बराबर 2। और एक बात समझिए, ये जो संयोजित होता है इसके लिए अल्फा का वैल्यू जो है लेस देन 1 होता है, यानी 100% से कम होता है। ये कितना होता है वो आपको प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। देखिए अब बताओ आई का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, 1 प्लस 1/n का वैल्यू कितना, ये 2 माइनस कितना 1 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। अब आधा में 1 घटाइएगा तो माइनस आधा, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो आई बराबर 1 माइनस आधा इंटू अल्फा, यानी अल्फा/2 हो जाएगा। जब अल्फा का वैल्यू दे देगा तो आई निकाल लीजिएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं, जो पदार्थ ना तो संयोजित हो और न ही वियोजित हो, ठीक है। तो उसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, तीसरा भी इसी जगह लिख दें, केस थर्ड, जो विलय न तो संयोजित हो और न तो क्या हो, वियोजित हो।
तो उसके लिए आई कितना होगा आप ही बताओ। जब टूटेगा ही नहीं तो टूटने की मात्रा या जुटने की मात्रा आएगा, जब टूटेगा ही नहीं या जुटेगा ही नहीं तो अल्फा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अब आप ही बताओ, किसी एक फार्मूला में रख दो, यहाँ अल्फा वैल्यू 0 रखो, 0 गुना ये कुछ भी 0 और 1 + 0 1, या यहाँ भी रख दो 0 इंटू कुछ भी 0, 0 + 1 कितना 1। यानी जो विलय पदार्थ ना तो संयोजित हो और न ही वियोजित हो उसके लिए अल्फा, ये आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। क्यों? अल्फा वैल्यू कितना होता है 0, याद रहेगा। जैसे में यूरिया, ग्लूकोज, चीनी, ठीक है, ये सब का वन टॉप फैक्टर कितना होगा 1 होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग अगले क्लास में कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।